प्रॉपर्टी ट्रेडर में जैसे कि हमने शो की शुरुआत में आपसे वादा किया था, एचईजी पर होगा फोकस। कंपनी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाती है। कंपनी के पास दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्लांट है। यहां पर सोफिस्टिकेटेड अल्ट्रा हाई पावर इलेक्ट्रोड्स की प्रोसेसिंग होती है। एचईजी अपने प्रोडक्शन का तकरीबन 70% 30 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के तिमाही नतीजे बेहतरीन रहे हैं। आय, मुनाफा, मार्जिन सब सेगमेंट्स पर आप देखें तो जबरदस्त बढ़ोतरी कंपनी ने दर्ज की है। तो नतीजों के लिए हाइलाइट्स क्या रहे हैं, किन ट्रिगर्स के कारण इतने बेहतरीन नंबर्स दिखे, रुपए में गिरावट का कारोबार पर कैसा असर है, केपेक्स, ग्रोथ प्लान, सब पर हम विस्तार से बात करेंगे, आउटलुक जानेंगे। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ईडी मनीष गुलाटी जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर गुलाटी, गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द नंबर्स सर। बहुत बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स आपने पिछले हफ्ते जो जून तिमाही के जारी किए हैं, बहुत अच्छे नंबर्स रहे हैं। चलिए सर, क्वार्टरली नंबर्स से ही हम शुरुआत कर लेते हैं। ये ज़रा बताइए कि ये क्वार्टर आपके लिए इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ डिमांड किस प्रकार का रहा है? जी, गुड आफ्टरनून नेहा। जैसे कि आपने बताया, ये क्वार्टर जो अप्रैल टू जून था, ये हर लिहाज में हमारा सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहा है। इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम्स हमने बेचे हैं, प्राइसेस भी इसमें हाईएस्ट रहे हैं, मार्जिन्स हाईएस्ट रहे हैं। तो यकीनन ये हमारे काफी पिछले कई 11-12 क्वार्टर्स के बाद ये सबसे अच्छा क्वार्टर रहा है। ओके सर, अगर आप बता सके, क्योंकि आपका 70% जो उत्पादन है वो एक्सपोर्ट होता है और पूरा फैला हुआ है आपका कारोबार। मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह के हालात हैं, खासतौर से यूरोप में डिमांड को लेकर चिंताएं हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे स्मेल्टर्स बंद हो गए हैं, बहुत सारी यहाँ पर यूनिट्स प्रभावित हुई हैं क्योंकि पावर की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। मुझे बताइए कि किसी प्रकार का इम्पैक्ट यूरोप सेक्टर से आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल। यूरोपियन सेक्टर, वहां पे जो स्टील मेकिंग है वो सबसे ज्यादा हर्ट हुई है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। बिजली के दाम 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो गए हैं। डिपेंड करता है कि इस कंपनी के कितने कॉन्ट्रैक्ट थे अपने यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर से, बट डेफिनेटली उनके लिए बिजली की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक आर्क स्टील मेकिंग है, जहाँ पे इलेक्ट्रोड लगते हैं, उनको इम्पैक्ट आया है। डेफिनेटली उन्होंने अपने ऑर्डर्स जो हमारे ऊपर थे वो आगे किए हैं, जिसका इम्पैक्ट हम इस क्वार्टर में देखेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर में। तो यूरोप मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर और राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस। ओके सर, यूरोप के अलावा किसी और कॉन्टिनेंट में या कोई और देशों में इस प्रकार की चिंताएं आपको दिखाई दे रही हैं? जी नहीं। जो जिस एक्सटेंट तक यूरोप प्रभावित हुआ है उस एक्सटेंट तक और देश उतने प्रभावित नहीं हुए हैं। यूएस अभी भी स्ट्रांग चल रहा है, उनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो स्टील के हैं वो 80% से ऊपर है, और बाकी कंट्रीज में भी उतना उतना इम्पैक्ट नहीं है जितना यूरोप की तरफ से इम्पैक्ट आया है। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिए, सिंस बड़े पैमाने पर आप एक्सपोर्ट्स करते हैं तो करेंसी उसकी चाल बहुत आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। रुपये जिस प्रकार से डिप्रिशिएट हुआ है, ईयर टू डेट देख लें या सालाना आधार पर भी देख लें, तो ऑलमोस्ट 6.5-7% का डिप्रिसिएशन डॉलर के मुकाबले दिखा है। ये आपके जी बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करता है सर? जी, इसमें डेफिनेटली हमें एज अ नेट एक्सपोर्टर हमें फायदा होता है, क्योंकि हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हम उसमें से अपने इंपोर्ट्स जो हम करते हैं, जिसमें जो हमारा प्राइम रॉ मटेरियल है, नील को इंपोर्ट किया जाता है, उसको अगर हम अपने एक्सपोर्ट से लेस करें तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ नेट इनफ्लो बचता है, जिसमें हमें रूपी डेप्रिसिएशन का फायदा होता है। ओके, गोइंग फॉरवर्ड भी सर रुपी डेप्रिसिएशन की बात चल ही रही है, क्योंकि अब यहाँ 81-82 के लेवल्स की भी बात हो रही है कि आने वाले कुछ महीनों में, साल के अंत तक दिखेगा। उसका किस प्रकार का एडिशन सर फिर आपकी बुक पे दिखाई देगा? देखिए, थोड़ा इंक्रीमेंटल, अभी जैसे आप 80 की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि जैसे 82 तक जा सकता है या जो, तो उसका इंक्रीमेंटल फायदा तो हमें होगा ही, क्योंकि हम हमारे एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से कम है। तो हमारी एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आती है लेस जो हम इंपोर्ट्स के लिए डॉलर में पे करते हैं, तो उसका जो डेल्टा है, उसमें जितना भी और 1-2 रुपए जो भी अगर रुपया गिरता है तो उसका फायदा कंपनी को होता है।
अच्छा सर, हम आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे थे। ग्लोबल क्रूड स्टील आउटपुट है, उसमें हमने गिरावट बनते हुए देखी। अगर साल की पहली छमाही की हम बात करें तो 5.5% के आसपास का डिक्लाइन दिखा है। स्टील प्राइसेस हमने देखा है, हम भारत के पर्सपेक्टिव में बात करें तो काफ़ी हद तक कूल ऑफ हुई है, खासतौर से जो अप्रैल से जून वाली तिमाही थी। मुझे बताइए सर, आपके बिजनेस पे इसका किस प्रकार का प्रभाव रहा है? देखिए, इसमें डेफिनेटली जो आपने बिल्कुल सही बोला कि 5.5% स्टील का प्रोडक्शन गिरा है, और डेफिनेटली उसका इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस उसी का एक भाग है, तो उसका फर्क अभी आने वाले दिनों में हम देखेंगे। बट फिर भी इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस सेक्टर है, जहां इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है, वो बहुत ग्रोइंग सेक्टर है। क्योंकि जो डीकार्बनाइजेशन को लेकर जितना अब दुनिया में कॉन्शियसनेस और पुश आता जा रहा है, तो अगर मैं ऐसे ऐसे इस बात को ऐसे बोलता हूं कि जो ब्लास्ट फर्नेस रूट है, अगर इलेक्ट्रिक आर्क से नहीं बनाएंगे तो ब्लास्ट फर्नेस से बनाएंगे, जिसको हम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स बोलते हैं, तो उसमें 4 गुना कार्बन एमिशन ज्यादा होते हैं। तो ये बात बहुत एविडेंटली डेवलप वर्ल्ड को और दुनिया को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। स्टील इंडस्ट्री करीब 8% पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करती है। उसमें अगर जितना भी स्विच करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में, टू दैट एक्सटेंट कार्बन एमिशंस कम हो जाते हैं। अब जैसे कि यूएस में ऑलरेडी 70% स्टील जो है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट से बनता है। उन लोगों ने ऑलरेडी 20 मिलियन टन की कभी न्यू कैपेसिटी अनाउंस करी थी, पिछले 1-2 साल से उनका ही चल रहा है। और ये 20 मिलियन टन धीरे धीरे एंड ऑफ 2022 से आनी स्टार्ट हो जाएगी और 2025 तक आ जाएगी। तो लेट्स से अगर 20 मिलियन टन पे अगर 2 किलो भी इलेक्ट्रोड हम एक बॉलपार्क फिगर ले, तो 40,000 टन इलेक्ट्रोड की डिमांड बढ़ती है। इसके अलावा यूरोप में भी जितनी भी ब्लास्ट फर्नेसेस हैं, उसमें भी उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान है, जिसका जो जो टाइमलाइंस हैं उसमें 2025 से लेके 2030 तक करीब 15-16 मिलियन टन ऐसा होगा, जिसमें वो जो स्टील कंपनीज हैं वो अपनी ब्लास्ट फर्नेसेस को इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस में कन्वर्ट करेंगी। इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है यूरोप की स्टील मेकिंग, आर्सलरमित्तल, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया है कि वो अपने कार्बन एमिशंस वो 25% कम करेंगे 2028 तक। और उसमें उनके कुछ स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस ऐसी जगह जो उनके ब्लास्ट फर्नेस के प्लांट्स हैं, उसको वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो कुल मिला के अगर हम आने वाले सालों में देखें कि करीब 35-36 मिलियन टन की अगर कैपेसिटी आती है ग्रेजुअली ईयर बाय ईयर, तो उसमें करीब 70,000 टन की तो स्ट्रेट जो अनाउंस्ड है उससे हम डिमांड को आता देख रहे हैं, विच विल स्टार्ट हैपनिंग राइट फ्रॉम 2022 एंड अप टिल लास्टिंग अप टू 2030। ये तो अनाउंस प्लान्स है, और जो ट्रेंड है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस वो बहुत रोबस्ट है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे ऑफ कोर्स स्टील प्रोडक्शन गिरा है, टोटल स्टील प्रोडक्शन, बट ग्रोथ जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में होगी वो ब्लास्ट फर्नेस रूट से नहीं होगी। तो इससे हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो निरंतर बढ़ती रहेगी। ओके लेकिन सर, अभी जिस तरह के गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, महंगाई दुनिया भर की इकोनॉमीज की बड़ी चिंता बनी हुई है। हम देख रहे हैं लगातार महंगाई की आग है, फिर चाहे वो यूके हो, यूएस हो या फिर एशियन कंट्रीज, उनको परेशान कर रही है। आपके मार्जिन्स पर किस तरह का प्रेशर इसमें दिखेगा? आपने कहा कि गोइंग फॉरवर्ड अच्छी डिमांड निकल कर आएगी समवेयर डाउन द लाइन इन द कमिंग ईयर्स, लेकिन इस वित्त वर्ष में क्या मार्जिन प्रेशराइज होते हुए दिख रहे हैं, जो फिलहाल ग्लोबल सिनेरियो है उसे देखते हुए? देखिए, प्राइसेस अब तक अप्रैल टू जून और इवन जुलाई का सितंबर में निरंतर बढ़ते रहे हैं, बट आगे हम देख रहे हैं कि प्राइसेस इलेक्ट्रोड के स्टेबलाइज हो गए हैं। जो हमें लग रहा था कि क्वार्टर दर क्वार्टर थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीमेंटली बढ़ते रहेंगे, बट वो स्टेबलाइज हो गए। लेकिन साथ में अच्छी बात यह है कि जो प्राइम रॉ मटेरियल है, जो नील कोक है, उसके प्राइस भी स्टेबल हो गए। तो मार्जिन्स एज सच अगर हम लेट्स से जुलाई अगस्त सितंबर में अगर हम प्रोटेक्ट करते भी हैं, थोड़ा हो सकता है वॉल्यूम का जरूर फर्क पड़ेगा इस क्वार्टर में, जुलाई टू सितंबर, क्योंकि हम ऑलरेडी आधा क्वार्टर निकल गया, हमें दिख रहा है कि इसमें वॉल्यूम्स कम रहेंगे बनिस्बत अप्रैल में, जून में, और शायद इसका थोड़ा इफेक्ट अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में भी जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली द स्टील प्रोडक्शन हैज टू ग्रो। अगर स्टील प्रोडक्शन गिरता है ग्लोबल कंडीशंस की वजह से, तो आफ्टर ऑल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस उसका एक भाग है, तो ऑब्वियसली वो भी गिरता है। लेकिन ये जो ट्रेंड है, ये जो इमीडिएट 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का है, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के और इलेक्ट्रो डिमांड के, दे आर वेरी स्ट्रांग।
और वो ट्रेंड इरिवर्सिबल है। सर अब मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ये थीम वापस लौटती हुई दिखी है। पहले तो बिल्कुल हवा हो गई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े ऑर्डर्स, बड़ी जो ऑटोमेकर्स हैं वो ग्लोबल स्तर पर अब लेकर आ रहे हैं। मुझे बताइए कि गोइंग फॉरवर्ड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की डिमांड किस प्रकार से यहाँ पर हम बढ़ते हुए देखेंगे। और क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जो लिथियम की कीमतें हैं वो एक बार फिर से वायदा में चढ़ने लगी हैं, और इसमें हम देखते हैं कि लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। तो ये कितना प्रॉमिसिंग एरिया लग रहा है आपके लिए? नया एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो ये इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट है ये स्टील मेकिंग में यूज होता है। इसमें डायरेक्टली इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल से या लिथियम बैटरी से संबंध नहीं है। इसमें ये जरूर है कि जो लिथियम बैटरी में जो एनोड का पार्ट यूज होता है वो जरूर ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट पाउडर होता है वो। हमारा प्रोडक्ट जो है, जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं, वो स्टील बिजनेस में ही यूज होता है और एक दो दूसरी एप्लीकेशंस में, मैग्नीशियम में, टाइटेनियम स्मेल्टिंग में। उसका सीधा सीधा रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक व्हीकल से नहीं है। हाँ, यस, ग्रेफाइट पाउडर इज यूज्ड एज एनोड, वो एक अलग बिजनेस है कंप्लीटली। ठीक है सर, ये आपने क्लैरिफिकेशन अच्छी दे दी। अच्छा सर, मुझे बताइए कि जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन से पूरी दुनिया गुजर रही है, हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध, हाँ अब काफ़ी सारा कारोबार पटरी पर आने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये युद्ध कहीं ख़त्म तो हुआ नहीं है। तो जिस तरह के सैंक्शंस अभी बहुत सारे देश यहाँ पर फेस कर रहे हैं, फिर चाहे वो रशिया हो, ईरान हो, बहुत सारा तनाव है, किसी प्रकार से आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है? देखिए, इसमें रशिया में वैसे भी हमारी सेल बहुत ही कम थी, जो अब बंद हो गई है, लेकिन वो हमारे बिजनेस का बहुत ही एक छोटा पार्ट था जो हम रशिया में एक्सपोर्ट करते थे। और आज की डेट में ना हमारा रशिया से कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, ना हमारा वहां प्रोडक्ट जाता है। टू दैट एक्सटेंट, एंड सेम इज द केस विद यूक्रेन। ना हम यूक्रेन में कुछ बेच रहे थे, ना हम यूक्रेन से कुछ खरीद रहे थे। टू दैट एक्सटेंट, एज फार एज US and Russia and Ukraine are concerned, we are not impacted। जितना जैसे बाकी जो सारी दुनिया इम्पैक्ट हो रही है, वो हम भी उसी हिसाब से इम्पैक्ट हो रहे हैं। बट इस वॉर का सीधा सीधा रिलेशनशिप हमारे बिजनेस से नहीं है। ऑब्वियसली इट इज ड्रैगिंग डाउन द इकोनॉमीज, एंड ऑफ कोर्स स्टील इज लिंक्ड टू इकोनॉमीज। जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, स्टील उस हिसाब से ग्रो होता है, और उसमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ज्यादा ग्रो होती है, और वो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड में ट्रांसलेट करती है। टू दैट एक्सटेंट, ऑफ कोर्स, जैसे सब पे इम्पैक्ट है वैसे ही हमारे ऊपर है। नथिंग स्पेशल अबाउट इट। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। गुलाटी सर, जरा हमें ये बता दीजिए कि नीडल कोक, इसका प्राइस फिलहाल किस तरह की सेंस यहाँ पर मिल रही है, एंड गोइंग फॉरवर्ड इस पर आउटलुक किस प्रकार का है? देखिए, इसमें अब पिछले इस क्वार्टर की जो हमारी खरीद है और पिछले क्वार्टर की जो खरीद है, वो करीब करीब प्राइसेस एकदम स्टेबल हैं, सिमिलर है। बहुत बहुत ही मार्जिनल फर्क है, तो उसमें कोई ऐसा उछाल नहीं है नीडको के प्राइस में। और सेम चीज इलेक्ट्रोड के प्राइस में भी है कि इलेक्ट्रोड के प्राइस में भी अब जो इस क्वार्टर के बाद या इस क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो गए हैं, और नीडको के प्राइस भी स्टेबल हो गए हैं। अवेलेबिलिटी की नीडको की कोई परेशानी नहीं है, सप्लाई ईज्ड है। देयर इज इनफ नीडको इन द मार्केट इफ एनीवन वांट्स टू बाय। ठीक है। अच्छा सर, हमने ये नोटिस किया आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो हैं वो पिछले साल जून से लेकर अब तक हमने देखा है ऑलमोस्ट 2-2.5 गुना से बढ़ गई, 282 करोड़ से बढ़कर अब 720 करोड़ पर चली गई है। क्या कारण रहा है सर इस तरह की बड़ी जंप का, और इस पर क्या आउटलुक है आपका? देखिए, इसमें वर्किंग कैपिटल अगर आप देखें तो ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 50-60% बढ़ा है। तो इसमें ऑफ कोर्स ये जो वर्किंग कैपिटल है, इट इज यूज्ड फॉर दिस इन्वेंट्री डेटर्स के हिसाब से वर्किंग कैपिटल भी कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ी है। इसका और कोई, इसके अलावा कोई स्पेशल रीजन नहीं है। गुलाटी सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाला और हमसे नतीजों पर भी बात की, और गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के हालात ग्लोबल मार्केट में बनते दिख रहे हैं, आपके बिजनेस को लेकर किस प्रकार का प्लान है, वो सब डिटेल में शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।